नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की 18वीं विधानसभा के लिए, क्योंकि उसकी समय सीमा 22 नवंबर को खत्म हो रही है। तो ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार का दौरा और अब आने वाले 1-2 दिन में लगभग 8 तारीख को चुनावों की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो अब ज्यादा समय चुनाव में बचा नहीं है और अब किसी भी राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो उसकी रणनीति यह तैयार करेगी, यह बताएगी कि बिहार के चुनाव की जो दिशा है वो किस तरफ जाएगी। क्योंकि अब तक जो भी चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप जो भी हम बात करें, मुझे लगता है कि अब जो नैरेटिव बनाया जाएगा और नैरेटिव की इस लड़ाई में जो दल सबसे आगे होगा उसी की जीत होगी। अब ऐसे में इस वक्त बिहार में एक बंद मुट्ठी है और वो बंद मुट्ठी है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगातार जो है वो मीडिया में, क्योंकि मीडिया प्रबंधन उनका खासा अच्छा रहा है, इसलिए टीआरपी में सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बिहार में इस वक्त बंद मुट्ठी है और वो है प्रशांत किशोर। और कहावत भी है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो राख की। अब ये बंद मुट्ठी खुलेगी जब चुनावों के परिणाम घोषित होंगे और वो तारीख जो है वो तय करेगा चुनाव आयोग कि आखिर प्रशांत किशोर का दबदबा बिहार में या उनके राजनीतिक दल का भविष्य क्या है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ठीक उसी रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं जिस रास्ते पर एक समय में अरविंद केजरीवाल चल रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल ने सत्ता का स्वाद भी चखा और सत्ता की सीढ़ियों पर वो चढ़ते भी चले गए, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल अर्श से सीधा फर्श पर आकर गिर गए और आज स्थिति यह है कि उनको दिल्ली छोड़कर पंजाब शिफ्ट होना पड़ा। पंजाब शिफ्ट होने का मतलब अब वो पंजाब की राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई देते हैं, दिल्ली में वो गायब से हो गए अपने नेताओं के साथ। तो क्या प्रशांत किशोर का भी हश्र वही होने वाला है या फिर प्रशांत किशोर का वो दावा भी आप याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो वो 10 सीटों से कम में सिमट जाएंगे या तो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब प्रशांत किशोर की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका निशाना है, क्योंकि अब तक के अगर आप देखोगे तो प्रशांत किशोर का असली टारगेट था जंगल राज और लालू प्रसाद यादव का परिवार। नीतीश कुमार को घेरते हुए कम ही नजर आते हैं प्रशांत किशोर। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है, भले ही उनकी छवि जो है वो पलटू राम की हो, लेकिन निजी तौर पर कोई भी राजनीतिक दल का नेता उनके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा सकता, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का हो या फिर दूसरे तरीके का। तो प्रशांत किशोर भी बचते हुए नजर आए और प्रशांत किशोर का उस वक्त का अगर आप देखोगे तो टारगेट था सीधे तौर से आरजेडी का जो वोट बैंक जो नाराज चल रहा है उसको किस तरीके से अपनी तरफ किया जाए। इसलिए अब तक निशाने पर थे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से नब्बी फैल आपने वो हर मंच के ऊपर जो है वो प्रशांत किशोर लगातार जो है वो इसके बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने अपना रास्ता बदला और इस बार निशाने पर है सम्राट चौधरी। सुशील मोदी के बाद में भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अगर आप देखोगे तो बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी। और अगर आपको इसको डीपली अगर समझना है तो फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य इस वक्त पूरी तरीके से वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा उनका कई जगह जो है वो दिखाई देता है। तो लगातार ये सवाल बना रहता है कि क्या नीतीश कुमार आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह तो कह दिया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या फिर मुख्यमंत्री जेडीयू से ही होगा। तो अगर जेडीयू से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर यह मामला जाता है तो फिर आप मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी इसके लिए प्रबल दावेदार है। तो प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। तो इससे
आप प्रशांत किशोर की जो मंशा है वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उनका टारगेट है तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, और एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी। तो दोनों को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया और जनता को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लोग मुख्यमंत्री बने तो बिहार का क्या होने वाला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो है सीएजी की रिपोर्ट लेकर हमेशा जो है वो कुछ पेज जो है वो उछालते थे, ये ठीक उसी तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें कि मीडिया मैनेजमेंट से लेकर हमने देखा कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। तो शुरुआत होती है 2011 की, क्योंकि इनकी एक प्राइवेट कंपनी होती है। 2011 में नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव जिताने के लिए अहम भूमिका ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुझे इन बातों में दम नजर नहीं आता, क्योंकि मैं उसकी भी बात करने वाला हूं। तो 2011 में कुछ मीडिया संस्थान जो है वो इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को देते हैं। प्रशांत किशोर जुड़ गए नरेंद्र मोदी से और 2014 में चाय वाला प्रधानमंत्री की जो कैंपेनिंग जो चलाई गई थी वो प्रशांत किशोर की उसी कंपनी के द्वारा चलाई गई थी। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो प्रशांत किशोर का कद स्ट्रेटेजी बनाने वालों में बड़ा, जिसको कहें कि ऊंचा हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नरेंद्र मोदी जब से 2001 से सत्ता में आए हैं उसके बाद से गुजरात में उन्होंने एक विकास का मॉडल दिया, और उस विकास के मॉडल के सामने कोई भी मॉडल जो है वो टिकता हुआ नजर नहीं आता था। और उसी समय प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े, और फिर उसके बाद में जब मैं ये कहता हूं तो प्रशांत किशोर कोई ऐसी पार्टी नहीं है, ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिससे वो नहीं जुड़े हो। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भी स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या हुआ था आप देख लीजिए। तो अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 में मुख्यमंत्री बनाने का और 2014 में प्रधानमंत्री बनाने का क्रेडिट प्रशांत किशोर को देते हो, तो 2019 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के आसपास भी नहीं थे, तो फिर सीटें बढ़कर कैसे आ गई। और उन पार्टियों का क्या हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर इसके बाद हर पार्टी के साथ जो है वो जुड़े। आप उठाकर देखिए, क्योंकि अगर मैं उस पर बात करूंगा तो कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा। तो उन पार्टियों का फिर हुआ क्या, आखिर क्यों प्रशांत किशोर की मदद से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाई। कुछ तो कारण रहे होंगे, लेकिन खैर ये मुद्दा वो नहीं है। अब हम आते हैं बिहार को लेकर। तो बिहार को लेकर सम्राट चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो बड़े हमले बोले। एक 1995 का तारापुर का सामूहिक हत्याकांड, और उसको लेकर जिस तरीके से सनसनीखेज तरीके से खुलासे किए। 1995 में बिहार के तारापुर में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, और उन 6 लोगों की हत्या में एक नाम सामने आता है राकेश, जिसको प्रशांत किशोर जो है वो सम्राट चौधरी के साथ जोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो राकेश का नाम सामने आता है, और राकेश का जब नाम सामने आता है तो 24 अप्रैल 1995 को राकेश की तरफ से एक हलफनामा दिया जाता है कोर्ट में, और अपने आप को नाबालिग दिखाया जाता है, जिसमें उसकी उम्र 1981 बताई जाती है, बर्थ का ईयर जो है। तो 1995 में यह उम्र होती है लगभग 14 से 15 साल। अब प्रशांत किशोर का यह दावा है कि यही उम्र जो है वो 1920 के हलफनामे में 51 साल हो जाती है, क्योंकि राकेश उर्फ सम्राट चौधरी एक ही व्यक्ति का नाम है। तो अगर 1920 में 51 हो जाती है तो फिर 1995 स्वाभाविक है, अगर किसी को थोड़ी भी गणित आती है तो वो बता देगा कि उस वक्त उसकी उम्र जो है वो 26 साल रही होगी। इसलिए मामला जो है वो गंभीर उठाया है, फैक्ट्स के साथ उठाया है, लेकिन सच्चाई की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं भी यह नहीं है कि सम्राट चौधरी इसमें सीधे तौर से जुड़े हुए थे। और दूसरा उससे भी बड़ा हमला जिसमें लालू यादव के परिवार को भी लपेटने की कोशिश की और साथ में सम्राट चौधरी को भी लपेटने की कोशिश की, और यह मामला था शिल्पी जैन का। शिल्पी जैन मिस पटना, कैरियर की ऊंचाई पर, और उस वक्त
उसकी मुलाकात होती है गौतम सिंह से। गौतम सिंह जिसका परिवार ब्रिटेन में रहता है, पिताजी उनके डॉक्टर थे, और इसके साथ में गौतम सिंह जो है वो राजनीति से जुड़े हुए थे, जेडीयू से जुड़े हुए थे। तो एक दिन शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है, और साथ में अगर आप इसको देखोगे कि रिक्शे से वो निकलती है, लेकिन रास्ते में गौतम सिंह का एक दोस्त शिल्पी जैन से या उस रिक्शे के आगे लाकर एक कार खड़ी कर देता है, और उसके बाद में शिल्पी जैन को बोला जाता है कि आपको विल्मा जो जिसको फार्म हाउस है वहां पे जाना है, क्योंकि गौतम सिंह ने आपको बुलाया है। उसके बाद में गौतम सिंह को भी यह खबर मिल जाती है। गौतम सिंह भी वहां पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ लोग शिल्पी जैन के ऊपर हमला कर रहे हैं। और उसके बाद में जो घटनाक्रम होता है वो घटनाक्रम यह होता है कि गौतम सिंह को भी लपेटे में लिया जाता है, और फिर उसके बाद में उस सरकारी क्वार्टर से, जिसका नंबर है क्वार्टर नंबर 12, और यह क्वार्टर था साधु यादव का। और साधु यादव कौन है? राबड़ी देवी के भाई है, और उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार। तो उनके इस क्वार्टर से एक सफेद रंग की मारुति जैन से 2 अर्धनग्न लाशें मिलती है, जिसमें एक गौतम सिंह की होती है और दूसरी शिल्पी जैन की। अब मामला जो है वो आनंद फानंद में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ था, पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन उससे पहले भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद में इस पूरे हत्याकांड को आत्महत्या करार दे दिया जाता है। तो इससे आपको जंगल राज का प्रभाव देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से सरकार में बैठी पार्टी और उसके लोग जो है वो किस तरीके से ऐसे मामलों में या तो वो दबा देते हैं या फिर गेम खेल जाते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब यह कहती है कि जो शिल्पी जैन है उसकी बॉडी से बहुत सारे लोगों के सीमन के जो ट्रेसेस है वो पाए गए हैं, मतलब उनका एक गैंग रेप हुआ था। तो अगर गैंग रेप हुआ था तो फिर गौतम सिंह था, अगर उसने उसके साथ कुछ किया था तो फिर एक ही आदमी के ट्रेसेस मिलने चाहिए थे। सामूहिक बलात्कार की पुष्टि कैसे हुई? और अगर ऐसा था तो गौतम सिंह को फिर मारा क्यों गया? आप खुद सोचकर देखिए। तो अगर आप इस मामले की जड़ में जाओगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने उस गौतम सिंह के दोस्त के साथ जोड़ दिया सम्राट चौधरी को, कि क्या गौतम सिंह का वो दोस्त सम्राट चौधरी ही था क्या? अब जब हम इसके फैक्ट्स को चेक करते हैं, यह है प्रशांत किशोर का दावा। और राजनीति में आपको पता है कि चुनाव में हार जीत के लिए राजनेता जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, आरोप और प्रत्यारोप में। लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई की अगर हम बात करें तो दूसरी सच्चाई यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुशील मोदी, उन्होंने भी यह गंभीर आरोप लगाया था सम्राट चौधरी के ऊपर, जब सम्राट चौधरी आरजेडी के नेता हुआ करते थे। तो आरजेडी के नेता उस वक्त साधु यादव का वो क्वार्टर नंबर 12, तो मामला जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई देता है अगर आप सुशील मोदी की नजर से देखते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि सम्राट चौधरी आरजेडी में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री के पद पर है। तो यह राजनीति का खेल है। यह जितना साफ सुथरा हमें दिखाई देता है उससे ज्यादा अंदर तक जो है वो इसमें गंदगी भरी हुई है। इससे आप कतई जो है वो इनकार नहीं कर सकते, भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर नेता भारतीय जनता पार्टी का हो। अब यहां पर 2 चीजें हैं जो आपको समझनी है, एक प्रशांत किशोर और दूसरा सुशील मोदी। तो अगर प्रशांत किशोर अगर झूठ बोल रहा है तो फिर सुशील मोदी भी झूठ बोल रहा था। और अगर आप सुशील मोदी को, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, अगर वो सच बोल रहे थे तो फिर प्रशांत किशोर गलत कैसे हो सकते हैं? तो अब आप देखिए कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इंतजार करिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, और उसके बाद में जिस तरीके से नैरेटिव आगे चलेगा और जो नैरेटिव बनाने में कामयाब होगा वो ही जीत की तरफ जाएगा। और इस चुनाव में भी वोटर अधिकार यात्रा को अगर आप इसका जो है वो टर्निंग पॉइंट मानते हो तो आप भूल जाइए, वो ठंडे बस्ते में चली गई। आज कोई भी उसका जिक्र करता हुआ नजर नहीं आता है। तो अब
नए मुद्दे सामने आएंगे और वोटिंग से ठीक 2-4 दिन पहले जो माहौल होगा वो माहौल तय करेगा कि किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।